स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे शिक्षा से समझौता या बढ़ाएंगे गुणवत्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म है। यूपी सरकार 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की तैयारी में है और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर हो चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने जा रहे हैं, और अगर हां तो इसके पीछे की वजह क्या है। सरकार का कहना है कि ये कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्कूलों के विलय के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे शिक्षा का संकीर्णीकरण और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है। सपा, कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक सभी दल मैदान में उतर चुके हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, इससे किसका फायदा होगा और किसे नुकसान। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में सीमा त्यागी जी हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ की ओर से, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी की ओर से अमरदीप त्रिपाठी जी हैं। सपा प्रवक्ता हुकुम सिंह जी हमारे साथ में हैं। कुछ और मेहमान आगे हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले सपा प्रवक्ता हुकुम सिंह को जोड़ते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हुकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बात यह कि सरकार का कहना है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, बेहतर शिक्षा और बेहतर गुणवत्ता के साथ में शिक्षा प्रदान की जाएगी। कम स्कूलों में सरकारी संसाधन इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, यही वजह है कि ये बड़ा कदम उठाया गया है। इससे आपत्ति क्या है? नमस्कार मैडम। सरकार आज फेल हो गई है। सरकार के पास जो स्कूल हैं आज बंद की पोजीशन पे है, तो इसमें सरकार की नाकामी है कि आखिर में सरकारी स्कूलों में बच्चे आज पढ़ क्यों नहीं रहे। सवाल ये होना चाहिए, ना कि स्कूल बंद होने चाहिए, है ना। बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार जब दे रही है, फीस फ्री है, राशन मिड डे मील चल रहे हैं, भोजन की व्यवस्था है। आज जो नन्हे पांव गांव में स्कूल में पढ़ाई कर सकते थे, पहले स्कूल बनाए ही इसलिए गए थे कि गांव और गलियों से बहुत दूर स्कूल हुआ करते थे और वहां तक बच्चे नहीं जा सकते थे। उनकी व्यवस्था को देखते हुए स्कूलों का निर्माण किया गया था और हर गांव-गांव में स्कूल इसीलिए बनाए गए थे। जनगणना कराई गई थी कि कितने बच्चे किस गांव में हैं, उस व्यवस्था के साथ ही स्कूल दिए थे सरकार ने। लेकिन सरकार स्कूलों को नहीं चला पा रही है, इसलिए सरकार फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है। अगर शिक्षा नहीं हो रही है उसके लिए कोई दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार। कड़े नियम लागू करने चाहिए। आज कोठेदार, प्रधान, जो आज बहुत सारे राजनेता, इवन हम तो कहते हैं चाहे विधायक हो या एमपी हो, जो भी सरकारी लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी है, लेकिन सर सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ेंगे किसके नहीं, ये अभिभावक की मर्जी हो सकती है, लेकिन सरकार क्या व्यवस्था देगी, क्या कदम उठाएगी, ये सरकार से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, ना कि इस बात पर चर्चा कि कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगा। गुणवत्ता बेहतर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये सच सभी जानते हैं कि आजकल कौन सरकारी स्कूल में, एक छोटा मोटा पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी कोशिश ये करता है कि उसे प्राइवेट स्कूल में डाला जाए। सरकारी योजनाओं से निरंतर हमारी गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसीलिए तो हर व्यक्ति वहां से हटना चाह रहा है ना। ठीक है, आपके पास में आएंगे। बीजेपी के नेता अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अमरदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि गुणवत्ता बेहतर होती तो शायद आज शिक्षा व्यवस्था पर इतने सवाल नहीं खड़े हो रहे होते। लेकिन अमरदीप जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, आप बीजेपी नेता होने के नाते तो जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि क्या कभी सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति हो सकी, कभी आपने सुना किसी नेता, किसी जानी मानी शख्सियत का बच्चा या
जानी मानी तो आप छोड़ दीजिए, किसी मिडिल क्लास का भी बच्चा सरकारी स्कूल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के पास बहुत बड़ी कमाई होती है, वो अपने जीविकोपार्जन से काट कर अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरते हैं और उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलाते हैं। क्यों ऐसा? एक बड़ा अमाउंट मिडिल क्लास फैमिलीज का स्कूल की फीस में जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता शिक्षा की ठीक नहीं है। बोलिए सर। गरिमा जी, पहला नंबर तो अभी हुकुम सिंह जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं, क्योंकि उनको बताना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि उनके पिताजी भी जो है बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री थे 12 से 17। सुन लीजिए, आपका टाइम आएगा तब बोलिएगा। दूसरी बात देखिए, कोई भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जा रहा है। एक विपक्ष जो है झूठी पटकथा लिखने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तरह जो हमारे पास में प्रदेश में मौजूदा संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो सके, बेहतर सदुपयोग हो सके, शिक्षा को उत्तम बनाया जा सके, आधुनिक बनाया जा सके, उसी दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया है। अभी मौजूदा हालत में हमारे पास में 1.5 लाख से ज्यादा विद्यालय हैं, जिसमें 27,000 विद्यालय ऐसे हैं प्राथमिक जिसमें 30 बच्चों से कम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो उनका मर्जीकरण कर किया जा रहा है ताकि जो है जो हमारे पास में और विद्यालय रहे उनको बेहतर आधुनिक बनाया जा सके, वहां पर बेहतर शिक्षा दिया जा सके, शिक्षकों को और बेहतर रूप से ट्रेंड किया जा सके। उसका आधार एक है, राइट टू एजुकेशन में यह लिखा हुआ है कि 1 से 3 किलोमीटर तक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को विद्यालय मुहैया किया जाए, उनका बंदोबस्त किया जाए राइट टू एजुकेशन के तहत। तो जो बच्चे जो विद्यालय 27,000 मर्ज होंगे, उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय रहेंगे, हर गांव से 1 से 3 किलोमीटर राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को विद्यालय मुहैया किया जाएगा, बंदोबस्त किया जा रहा है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसान के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। जो प्राथमिक विद्यालयों में पहले सिर्फ एक छोटा सा बिल्डिंग बनाकर जो है मकान बनाकर छोड़ दिया जाता था, ना वहाँ पर शिक्षक रहता था, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था रहती थी, टाट पट्टी रहा करता था। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया जा रहा है कि जो भी प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में रहेंगे वो आधुनिक पूर्ण तरीके से रहेंगे, सब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हो उनका। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, अभी आपने बता दिया कि आपका मकसद क्या है, लेकिन बड़ी बात है कि देखिए अगर स्कूल में 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो पहले तो उन 2 बच्चों की शिक्षा का सवाल, और दूसरा उस स्कूल में 2 बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था? ये भी सवाल होना चाहिए था। और सबसे पहली बात, आपने अभी हुकुम सिंह जी के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव जी के बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जनता को बताना चाहिए। सर, किसी भी बीजेपी नेता, किसी भी सपा से, मुझे लगता है आप खुद को, मैं नहीं जानती लेकिन बीजेपी खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है और वर्तमान में आप प्रगतिशील हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। किसी एक भी नेता के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आप बता दीजिए। नहीं, देखिए गरिमा जी, किसी से सवाल करने से पहले अपने गिरबान में झांकना बहुत बेहतर होता है। सुन लीजिए गरिमा जी, सवाल हमने इसलिए किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को जो है आपके टीवी डिबेट के माध्यम से आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, वो चाहते तो आप मर्जिंग पर बोल सकते थे। अमरदीप जी, वो मर्जिंग पर बोले ही नहीं, वो मर्जिंग पर नहीं बोले, आप उनकी बात को गलत ले रहे हैं। उन्होंने मर्जिंग पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि भाई गुणवत्ता बेहतर नहीं है, यही वजह है कि किसी के भी बच्चे नहीं पढ़ते, अखिलेश यादव के भी नहीं पढ़ते, उसमें बीजेपी के भी नहीं पढ़ते, उसमें बीजेपी के भी नहीं पढ़ते। कौन चाहता है एक मिडिल क्लास आदमी जो 10, 15, 20 हजार कमाता है, 5, 5, 6 हजार रुपए अपनी उस मेहनत की कमाई से अपने बच्चे की फीस भरकर चला आता है। और कई जगहों पर घरों में तो ये है कि 2 बच्चे हैं तो एक बेटे को अच्छे में पढ़ा देते हो, बेटियों को किसी नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। ये स्थितियां हैं, आज भी हैं, मैं खुद देखा है मैंने। और अगर बेहतर स्थितियां होती तो ऐसा नहीं होता।
गरिमा जी जवाब ले लीजिए। देखिए, गुणवत्ता अच्छा नहीं थी। समाजवादी पार्टी के सरकार में किस प्रकार से नकल माफियाओं का राज चलता था, सर नकल होता था अभी स्कूलों तो में, प्राथमिक बंद विद्यालयों की होता था, चर्चा है कितना अमरदीप नीचे जी। था। लेकिन आज अमरदीप जी, प्राथमिक विद्यालयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ठीक है, योगी सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। ये प्रयास कब तक चलेंगे? हम चाहते हैं कि अब उन प्रयास का नतीजा सामने आए। ठीक है हुकुम जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, अमर जी आपके पास भी लौटेंगे, और मेहमान जुड़ चुके हैं उनको जोड़ लेते हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। हुकुम जी शांत हो जाइए, आएंगे आपके पास में। रणवीर, पूरी जानकारी क्या है? विपक्ष लगातार शिक्षा का मुद्दा उठाकर हमलावर सरकार पर नजर आ रहा है। स्कूल बंदी से नुकसान होगा? जी गरिमा, नुकसान तो विपक्ष के नज़र में जनता को बताने के लिए ये नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन सरकार की भी अपना तर्क है। मामला अभी तो फिलहाल हाईकोर्ट में 16 तारीख को जो पिटीशन दायर की गई थी कृष्णा कुमारी और 50 अन्य लोगों के द्वारा, उस पर आज सुनवाई होनी है। विपक्ष का तर्क है जो ये 27,000 स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, और ये जो सरकार है इन स्कूलों को प्राइवेट मीडियम्स को देने के लिए मंशा बना रही है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। सरकार का तर्क ये है कि जिन विद्यालयों में 50 या उससे कम जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को उसके निकटतम जो भी स्कूल्स रहेंगे उनके साथ मर्ज किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और जो भी उनके सर्वांगीण विकास में उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बाकी मामला आज हाईकोर्ट में है। इसके सुनवाई पे क्या ये जवाब देती है या क्या सुझाव देती है हाईकोर्ट, ये देखना अभी फिलहाल दिलचस्प होगा। जी गरिमा, बिल्कुल, क्या कुछ फैसला आता है देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए 27,000 स्कूलों की बंदी पर जो सियासी बवाल जारी है वो किस ओर आगे बढ़ता है, ये इस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक त्यागी जी हमारे साथ में हैं, अभिभावक संघ के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी मर्जिंग पर तो सवाल उठ ही रहा है कि आखिर इस मर्जिंग से कितना नुकसान होगा, कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष इस सब को लेकर सवाल उठा रहा है, वो विपक्ष इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़वा क्यों नहीं देता? और अभिभावक संघ होने के नाते आप अभिभावक संघ से हैं, अभिभावकों पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि प्राथमिक स्कूलों की या सरकारी स्कूलों की जो सुविधाएं हैं उनकी वजह से लोग अपने बच्चों को भेज ही नहीं पाते। संख्या कम होने का क्या यही कारण है? क्या गुणवत्ता सबसे बड़ा विषय है? मैम, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को उठाया है। और नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। और मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जो है मजबूती से बढ़ रही है। हमारी जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है उसको देश की रीढ़ कहा जाता है, और इस रीढ़ को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी 1-1.5 साल पहले इन्होंने 27,000 स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया था, जिसमें पक्ष विपक्ष और जनता के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उसको इन्होंने बैकफुट पे लेना पड़ा था। लेकिन अब दूसरे माध्यम से इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि 50 स्कूलों से 50 बच्चों से जो कम संख्या है उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करने का मतलब है सीधा यही मतलब है कि 5,000 और 27,000 के आसपास सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ऑलरेडी अगर हम तुलना करें पिछले 6-7 सालों में लगभग 84,000 से ज्यादा पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये सीधा दिखाई दे रहा है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, वो लगातार तेजी से बढ़ रही है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का मतलब है कि शिक्षा को आम आदमी से दूर किया जाए। एक तरफ सरकार जो है बात करती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ गांव की शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी स्कूलों को बंद करके वो बेटियों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में नहीं घुसना चाहती है। हम तो पक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं और विपक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो पूरी मुस्तैदी से आवाज उठाए। जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम है, और इस न्यूज को सुन के कि प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो कोई सरकार की सरकारी स्कूलों को चलाने की कोई योजना नहीं है। सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए सरकार ने ये कारण नहीं ढूंढने चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम हो गई। और उस संख्या कम होने का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि सरकारी
सरकारी स्कूलों के ही पास प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे दी गई, जबकि ये जो है आरटी अधिनियम का भी उल्लंघन है, क्योंकि आरटी अधिनियम में लिखा हुआ है कि हर एक गांव में 1 किलोमीटर के बाद सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। तो अब जब सरकारी स्कूलों को ही बंद कर दिया जाएगा तो गांव की जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो कहां शिक्षा लेने के लिए जाएंगे? तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ा ना जाए। सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की रीढ़ है, इस रीढ़ को मजबूत किया जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऐसा आदेश क्यों नहीं देते कि सभी जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम है, चाहे प्रमुख सचिव हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी के पीए हैं, वो सब अधिकारियों के बच्चे इन स्कूल में पढ़ेंगे। एक बार ये आदेश करके तो देखो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसे बढ़ती है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ती है। सरकार तो खुद जो है इन सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करना चाहती है, पर उत्तर प्रदेश की जनता इन सरकारी स्कूलों को ध्वस्त नहीं होने देगी। और अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार अगर ऐसा करती है तो आगामी 2027 के जो चुनाव हैं उसमें बहुत बड़े इनको दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नूतन ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। नूतन जी, क्या कहना चाहेंगी? यूपी में 27,000 स्कूलों की बंदी पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इन स्कूलों की को लेकर आज सियासत तो हो रही है, लेकिन सुधारीकरण पर कभी भी उतना जोर नहीं दिया गया। सत्ता में समाजवादी पार्टी भी रही, आज अमरदीप जी हैं, लेकिन ना तो आज तक मैंने किसी समाजवादी पार्टी के नेता के बच्चे के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने की बात सुनी, और ना ही बीजेपी के। तो दोनों उसी जगह पर स्टैंड करते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी राज किया प्रदेश में, लेकिन स्थितियां जस की तस थी, और सरकारी स्कूलों का हाल तो हम ये कह लेंगे कि बद से बदतर होता गया। सुविधाएं लोगों को दी जाती रही, मिड डे मील शुरू हो गया, किताबें दी जाती रहीं, लेकिन शिक्षा पर असल सवाल तो कभी हुआ ही नहीं। शिक्षा छोड़कर सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं कहूंगी कि बड़ी शर्मनाक स्थिति है अगर खास करके प्राइमरी सरकारी विद्यालयों की बात करें तो। और मैं ये डिबेट सुन रही थी तो ये थोपना कि आपकी सरकार थी तो आपके बच्चे, कितने नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। सोचने की बात है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, वहां आरक्षण की बात की जाती है। हम चाहते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाएं तो सरकारी कॉलेजेस में जाएं, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, वहां प्राइवेट में नहीं भेजना चाहते। तो क्या वजह है कि जब प्राइमरी स्कूलों की बात आती तो वहां प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या है कि जहां बिल्डिंग बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गांव के बच्चे जाते हैं, वहां वो माहौल नहीं है, तो वो कैसे दे सकते हैं कि वो बच्चे, वो परिवार सरकारी स्कूल में अट्रैक्ट हो? एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी जब थोड़ा ऊपर बढ़ने के सपने देखता तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजता है, जबकि पास में सरकारी प्राइमरी स्कूल भी होते हैं। उसकी आय का, आम जनता के आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल फीस में जाता है, जबकि सरकारी स्कूल भी है जहां बहुत मिनिमल फीस है, सरकार बेयर करती है। टीचर भी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद भी हम नहीं भेज रहे हैं। अगर आप मर्ज कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर वहां अगर एक विद्यालय में हर विषय के अगर शिक्षक होते हैं, एक क्लास में अगर एक ही विषय के शिक्षक एक बार क्लास ले, अगर आप प्राइमरी स्कूल जाइए, एक टीचर और एक कक्षा में 3 क्लास के बच्चे बैठते हैं। वो पहली के भी होंगे, दूसरे के भी होंगे, तीसरी के, 5वीं के भी होंगे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी? वहां जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता भी उतने शिक्षित नहीं होते कि वो घर में अपने बच्चों की पढ़ाई देख पाए। अगर आप वो कर रहे हैं बच्चों के लिए, जब आप मिड डे मील दे रहे हैं, जहां ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, उनके डे बोर्डिंग की व्यवस्था करते, उस व्यवस्था को हम कैसे सुधारें कि आम आदमी के जो गरीब तबका है उसका बच्चा भी पढ़ पाए, हमें आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़े। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो क्यों आप कंपटीशन में आइए ना। लेकिन यहाँ तो जब बुनियाद कमजोर कर देते उसके बाद कहते हैं कि हम आरक्षण दे देंगे, तो वहां कितने लोगों को आप आरक्षण से नौकरियां कितनी निकलती हैं कि आप आरक्षित कर दे रहे हैं, वो शिक्षित भी नहीं हो पा रहे। और दूसरा मुद्दा है कि जब आप ये इस विद्यालय बंद कर रहे हैं, इन विद्यालयों के साथ अच्छी खासी जमीन है, बिल्डिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्राइवेट को देने जा रहे हैं। प्राइवेट लोग अच्छे से चला पाएंगे उसको और आपके विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या कमी है ये देखने की जरूरत है ना। हम सारे सरकारी संसाधनों को
कुछ हाथों में दे रहे हैं, प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस ही वो ले रहे हैं, जो बड़े बिजनेस घराने हैं उनको आप सारे संसाधन दे रहे हैं और एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं हर चीज पे। शिक्षा पे जब सबका अधिकार है, प्राइवेट सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े उसको देखने की बजाय प्राइवेट कर दीजिए। और जब पब्लिक इस पे बोले तो जो हमारे नीति नियंता है, जो ये पॉलिसी बनाते हैं, वो ब्लेम करेंगे कि अच्छा फला थे तो उन्होंने अपने बच्चों को किस पे पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया। तो आप खुद भी तो देखिए कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुद्दा हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ज्यादा पैसे तो देना नहीं चाहता है कि हम हजारों, अगर आप लखनऊ के प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में कुछ स्कूल है जो लाख लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो वो सारे आम व्यक्ति तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आम और खास करके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके बच्चों को भी ऊपर आने का अवसर देने के लिए अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, विद्यालय बंद कर देंगे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, आएंगे आपके पास में। अब जवाब अमरदीप जी से लेते हैं। किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय की व्यवस्था है, शिक्षक के मानक अभी तक जो है वो पूरे नहीं हुए। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की जगह विद्यालय ही बंद कर दीजिए, कहिए अब तो इतने ही। ठीक है, ठीक है, अमरदीप जी से हम जवाब लेते हैं। नूतन जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही और बिल्कुल सही बात है। अमरदीप जी आप सुन रहे होंगे। अमरदीप जी, मुझे बहुत अच्छी बात अभी लगी कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकारी कॉलेज सबको चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल किसी को नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, सालों से? क्या आप इस बात से सहमत नहीं? मैं पहले तो आपका ही जवाब जान लेना चाहती हूँ। साल दर साल चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन और सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पर देना चाहिए था तो बच्चों को मिलने वाली शिक्षा पर। खाना मिलता रहेगा, चीजें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले शिक्षा है, क्योंकि हमने स्कूल खोला है। और अब ये जो फैसला है, इससे तो दूरी और स्कूलों की बढ़ जाएगी। इससे असर नहीं पड़ेगा क्या बच्चों की? बहुत बच्चे तो बिना पढ़ाई के रह जाएंगे शायद। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से जो हमारे समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन जो है सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, तो नूतन जी जो है सोशल वर्कर हैं, शायद इन लोगों को भी समाज में आना है, सबको बताना है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो क्वालिफाइड टीचर की नियुक्तियां होती हैं वो कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल में जो काम करने वाले शिक्षक हैं उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा योग्य है। ये बात सबको समझना चाहिए। जो सोशल वर्कर है उनको बताना चाहिए कि जब क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जब सिलेक्शन नहीं होता है सरकारी स्कूलों में, तो वो प्राइवेट बहुत सारे स्कूलों में जाकर नौकरी करते हैं। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन नूतन जी ने उसके साथ साथ ये भी ऐड ऑन किया था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप बाकी की सुविधाएं देख लीजिए, सरकारी स्कूल के टीचर्स का रवैया देख लीजिए। गरिमा जी कंप्लीट करने तो वो चीजें भी जोड़ लीजिएगा। हाँ, नूतन जी ने कहा कि जो है जो बिल्डिंग है उनको प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। नूतन जी देखिए, इस प्रकार से टीवी डिबेट पर बातें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल निराधार है, गलत बात है। कोई भी सरकार कोई भी बिल्डिंग को, जो स्कूलें मर्जीकरण हो रहा है उन स्कूलों को की बिल्डिंगों को कोई किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं दिया जा रहा है। और जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अंदर जो है गांव के बच्चों को या किसी भी बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए। इस जो चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत ही 1 से 3 किलोमीटर में बच्चों को स्कूल मिलेगा। 30 बच्चों से कम किसी स्कूल में अगर जो है 30 बच्चे हैं या उससे कम है, उस स्कूल को चलाकर जो है मुझे नहीं लगता है कि जो है व्यक्तिगत रूप से वहां पर कोई फायदा होने वाला है। इससे बेहतर है जिस प्रकार से सोच सरकार यह निर्णय ले रही है कि उन बच्चों को शिफ्ट करके राइट टू एजुकेशन के तहत में उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिया जाए, उनको और जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा को और मजबूत किया जाए, और किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जा रहा है। ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए। सब जो शिक्षक है उन शिक्षकों को, मान लीजिए किसी विद्यालय में 30 बच्चे हैं, एक शिक्षक है, उनको शिफ्ट करके वो बच्चों को भी शिफ्ट किया जाएगा और शिक्षक को भी शिफ्ट किया जाएगा। तो ये शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये सराहनीय निर्णय ले रही है। ठीक है, लेकिन क्या इस फैसले से शिक्षा मजबूत होगी? हुक्म सिंह जी, मुझे तो लगता है स्कूलों की दूरी बढ़ जाएगी। उस पर जवाब दिया नहीं अमरदीप जी ने। हम अपने साथी अमरदीप त्रिपाठी जी को एक बात बताना चाहते हैं कि आज से जब ये नए स्कूलों का निर्माण किया गया था तब वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती थी। जब ज्यादा संख्या थी इसीलिए नजदीक स्कूल देने का काम किया।
जिस गांव से 100-100, 150 बच्चे 3 किलोमीटर जाया करते थे, तो उस समय की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अधिक बच्चे दूसरी गांव तक ना जाएं, 1 से 3 किलोमीटर पैदल ना जाएं, इसके लिए उनके गांव में स्कूल दिया गया था। आज बच्चों की संख्या कम हो गई है। आप सही बात को क्यों इधर घुमा रहे हैं? आज जो सरकार है, वर्तमान सरकार, आज वर्तमान के सरकार में जो 30 बच्चे बचे हैं, 50 बच्चे बचे, आज से आप 8 साल 5 साल पहले की सरकार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में देख लीजिए, आप आंकड़े ले लीजिए, उस स्कूल में 100-150 बच्चों से संख्या कम नहीं थी। ये सरकार की नाकामी है कि वो आज बच्चों अरे भाई, समाजवादी पार्टी की ही देन है जो शिक्षा आज गर्दिश में चला गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा आज इतनी बुरी हालत में गई कि उसका ठीक है अमरदीप जी उनको सुन लीजिए, लेकिन स्थितियां कुछ बेहतर नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अब संख्या बढ़ गई। अगर इतने सालों से आप हैं, आपके तो डबल। अगर नहीं सुनेंगे तो डिबेट पाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। अमरमणि जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आप 8 साल से सरकार में हैं, और 8 नहीं बल्कि आप केंद्र और यूपी की सरकार जोड़ ले तो आप 21 साल से सरकार में हैं। आप 21 साल से सरकार में हैं। आप ये मत कहें कि 8 साल पहले क्या हुआ था। आज व्यवस्था घट रही है, आज बच्चों की संख्या 30 रह गई है। हमारी सरकार में तो हर स्कूल में, अगर आपके पास आंकड़े नहीं तो मैं आंकड़े दे दूं, और ना तो आंकड़े दे दीजिएगा, पहले हर विद्यालय में 100, 150, 125, 250 बच्चों की संख्या थी। आज बच्चों की संख्या 8 साल में इतना स्तर गिरा दिया आपने शिक्षा का। आपको अगर बंद करने थे तो आप सरकारी शराब के ठेके बंद करते, जिससे देश हमारा खुशहाल होता। आज आप शिक्षा व्यवस्था बंद करना चाहते हैं। आप 1 से 3 किलोमीटर आप नहीं पैदल चले होंगे, हम पैदल चले हैं। हम किसान के बच्चे हैं, हम गांव की स्थिति जानते हैं, आप नहीं जानते। जिस दिन आप 1 से 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे सर्दी गर्मी बरसात में, उस दिन आप स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। आपके पास वो व्यवस्था नहीं होगी जो आप आज ये जो नन्हे ननिहाल हमारे गरीब बच्चों का भविष्य सरकार खत्म करना चाहती है। आप कहते हो 3 किलोमीटर हम जाएंगे, हमारी बेटियां हमारी बच्चियां, जब एजुकेशन, आप एक ही जैसा माहौल नहीं रहता है। 3 ऋतुएं आती हैं, बरसात भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। आप उस माहौल में हम 3 किलोमीटर कैसे जाएंगे? देखिए, स्थितियों को बेहतर किया जाना चाहिए था। वो समय रहते नहीं हुई, 8 साल पहले भी नहीं हुई, मैं तो ये कहूंगी, और 8 सालों में भी नहीं हुई। और अमरदीप जी, अगर 8 साल पहले चीजें इतनी ही बेहतर होती तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सिरमौर पर क्यों बिठाती, क्यों आपको वोट देकर आप पर विश्वास दिखाती? आपको जनता के सबसे अहम चीजों का विश्वास कम से कम रखना चाहिए था, जो आम जरूरतें होती हैं कि शिक्षा सबसे जरूरी माना जाता है। मुझे लगता है कि खाने से भी पहले शिक्षा होती है, और कम से कम सरकार को तो अपने देश को अगर आगे लेकर जाना है तो उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अहम बातें करने के लिए। तो देखिए, शिक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए था। मुद्दे की बात में आज उतना ही।